अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और ये ऐसा टॉपिक है कि इसकी लॉजिक्स काफ़ी ज़्यादा वर्किंग इसकी इजी है, बहुत इजी वर्किंग है, लेकिन इसकी लॉजिक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये समझिए कि आज का जो टॉपिक है अगर आपको क्लियर हो जाता है तो आपकी जो एपी है, आपकी चार डिपार्टमेंट जो है वो क्लियर हो जाते हैं। अगर आज का टॉपिक क्लियर नहीं होता तो आपके चार जो मॉड्यूल्स हैं डिपार्टमेंट से आपको क्लियर नहीं होता। So first of all, I just want to explain logic of today's topic. देखिए, accounting में we have some departments like general ledger, like AP, sorry AR, AP, bank, assets, so on. तो अब ये बताएं कि अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने या अकाउंटेंट ने पेमेंट करनी हो वेंडर को, डॉक्यूमेंट्री आउटगोइंग पेमेंट एंड पोस्ट। लेट्स से वी हैव टू मेक पेमेंट टू वेंडर। आपने वेंडर्स को पेमेंट कर दी, इसके लिए आपको क्या क्या डेटा चाहिए, क्या बता सकते हैं? क्या सर? आप ये कह सकते हो कि हम किस बेस पे वेंडर्स को पेमेंट करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या आंसर दिया, इनवॉइसेस। अब मुझे यह बताएं कि आप इनवॉइसेस कब बनाएंगे। ये क्या है, ये याद रखिएगा, ये आपका है आउटगोइंग पेमेंट, ओके। और ये क्या है, वेंडर इनवॉइस, राइट। Me, first of all, we should have vendor invoices. Then, on base of vendor invoices, we will able to post to make payment to vendor. Understood? इनके हमने पेमेंट करनी है वेंडर को किस बेस पे, इनवॉइसेस की बेस पे। आप मुझे यह बताएं कि आप वेंडर इनवॉइसेस किस बेस पे क्रिएट करते हो। सर वेंडर इनवॉइसेस हैं? पेमेंट बेस के ऊपर सर। नहीं नहीं नहीं। आपने वेंडर को पेमेंट करनी है, कितनी पेमेंट करनी है, 5 लाख, 10 लाख, 20, 30, जितने भी हैं वो तो आपने वेंडर को पेमेंट करनी है। वेंडर को पेमेंट आप तब करते हैं जब आपके पास इनवॉइस होगी, ओके। जी जी। अब ये बताएं कि इनवॉइस कब क्रिएट की जाती है। सर कोई भी चीज अगर आप खरीदते हैं तो वेरी उसी गुड, टाइम पे वेरी गुड, जब आपके पास एसेट आ जाता है। वेरी गुड, ब्रिलियंट आंसर है। जब हम कोई भी चीज परचेज करते हैं, जब रिसीव करते हैं, एक होता है परचेज करना, ओके, और एक होता है रिसीव करना। तो जब आपके पास मतलब परचेस हम किसको करते हैं, इन्वेंट्री को, या एसेट या इन्वेंट्री, हम यहाँ पे कंज्यूम करेंगे इन्वेंट्री को, रॉ मटेरियल को। जब आपके पास रॉ मटेरियल आ जाएगा तब आप क्या करते हो, इन्वॉइसेस क्रिएट करते हैं। अब रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है, गुड रिसीव्ड नॉट, और वो किसका काम होता है, स्टोर डिपार्टमेंट का। तो स्टोर डिपार्टमेंट कहाँ पे होता है, एमएम, देन इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब यहाँ पे ये देखें गुड्स मूवमेंट, और यहाँ पे गुड्स मूवमेंट, सॉरी ये नीचे लिखा हुआ है गुड रिसीव्ड फॉर परचेज ऑर्डर। आप इन्वेंट्री रिसीव करते हो जिसको हम कहते हैं गुड रिसीव्ड नॉट, और ये इसका ये कोड था, ई प्रोडक्शन ऑर्डर, सॉरी परचेज ऑर्डर। आप ने वेंडर से इन्वेंट्री रिसीव की, और उसको हम कहते हैं गुड रिसीट नॉट, GRN कहते हैं। उस GRN की बेस पे आपने इन्वॉइसेस क्रिएट की कि भाई आपने किस वेंडर से कौन सा रॉ मटेरियल कितनी क्वांटिटी में, किस क्वालिटी में, किस प्राइस में, किस शेप में, किस कैरेक्टरिस्टिक्स में उसको रिसीव किया। ये गुड दिस पॉइंट। यस सर। तो जब स्टोर डिपार्टमेंट इन्वेंट्री रिसीव करते हैं वेंडर से, तो उसके बाद क्या होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट को अपडेट करते हैं कि वी हैव रिसीव्ड दिस मच क्वांटिटी ऑफ दिस रॉ मटेरियल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वेंडर। अच्छा, तो आप मुझे यह बताएं कि आप वेंडर से इन्वेंट्री कब रिसीव करते हैं, या हम वेंडर से इन्वेंट्री कब रिसीव करेंगे। सर जब एग्रीमेंट के बाद जो भी वेरी एग्रीमेंट गुड, होगा वेरी गुड, उसके बाद। ब्रिलियंट। जो भी एग्रीमेंट होगा,
जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो ये पॉइंट नंबर 3 क्या था, गुड रिसीट नोट। सॉरी। तो एग्रीमेंट कहाँ पे होता है, ये यहाँ पे एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है। ओके, ये आ गया। अब एग्रीमेंट कब होता है, जब आप परचेज ऑर्डर प्लेस करते हैं। सॉरी, पहले हम एग्रीमेंट करते हैं, फिर परचेज ऑर्डर करते हैं। ओके, तो वेंडर को आपने एग्रीमेंट किया या परचेज ऑर्डर प्लेस करेंगे तो वो आपकी इन्वेंट्री रिसीव कर, वो आपकी इन्वेंट्री फॉरवर्ड करेगा। ये 4 पॉइंट्स क्लियर हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी यस। हैव टू मेक परचेज ऑर्डर और कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 1। नंबर 2, we have to receive inventory from vendor from this one. Then we have to create vendor invoices and then we have to make payment to vendor। ये 4 चीजें आपने याद रखनी है। और ये 4 चीजें देखें, अब इसमें ये देखो कि अगर आप देखें तो यहाँ पे इन्वॉइसेस, आप इन्वॉइस को ओपन करें, यहाँ पे क्या आता है, वेंडर का डेटा आता है, वेंडर की इन्फॉर्मेशन आती है, कितनी अमाउंट यहाँ पे पुट करनी है। तो ये तमाम चीज़ें कहाँ से आपको मिलेंगी, इन्वेंट्री से, स्टोर डिपार्टमेंट से, गुड रिसीट नोट से मिलेंगी। ओके, तो अकाउंट्स पेएबल का लिंक किसके साथ हमने करना है, स्टोर डिपार्टमेंट के साथ। अंडरस्टूड, दिस पॉइंट इज क्लियर। यस सर। जब तक अकाउंट्स पेपर को हम स्टोर डिपार्टमेंट के साथ इंटरलिंक नहीं करेंगे, वी नॉट एबल टू क्रिएट एनी टाइप ऑफ इनवॉइसेस एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू इंटीग्रेट FI टू MM। अंडरस्टूड। दूसरा यह है कि जब आप आपको ये भी पता है कि मैंने आपको एक बात ये बताई थी कि अकाउंट्स फाइनेंस की परमिशन सुपरविजन के बिना कोई भी डिपार्टमेंट ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता। तो अगर परचेज डिपार्टमेंट ने ऑर्डर प्लेस करना है ना, तो उसको भी सुपरविजन कौन करेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट करेगा। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं कि आपके पास 4 डिपार्टमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं। परचेज डिपार्टमेंट है आपका, आपके इन्वेंट्री डिपार्टमेंट है आपका, AP डिपार्टमेंट है, और ये है लॉजिस्टिक इनवॉइस वेरिफिकेशन। यानी कि आप इनवॉइस 2 तरीके से बना सकते हैं। एक लॉजिस्टिक को आप परचेज आप स्टोर डिपार्टमेंट या एक और डिपार्टमेंट होता है इनवॉइसेस का, लॉजिस्टिक इनवॉइसेस का डिपार्टमेंट होता है। आप उसको कह सकते हो कि भाई आप खुद इनवॉइस बना लें, लेकिन उसकी पेमेंट कौन करेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट करेगा। अंडरस्टूड। इनके यस वेंडर सर। इनवॉइसेस 2 डिपार्टमेंट्स बना सकता है, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट बना सकता है और एक स्टोर डिपार्टमेंट का सब डिपार्टमेंट बना सकता है। दिस पॉइंट इज क्लियर। यस सर। तो ये 4 डिपार्टमेंट्स की इंटीग्रेशन हमने करनी है और यही आज का हमारा टॉपिक है। अंडरस्टूड। यस सर। ओके, तो अच्छा अब देखें एक और चीज, ये एक हम ना एक I have created a roadmap but I forget where I have stored। तो anyway नेक्स्ट क्लास में आपको इंशाल्लाह वो एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलते हैं बैकएंड के ऊपर। SPRO SAP रेफरेंस ING, देन आप आ जाए लॉजिस्टिक्स जर्नल पे, लॉजिस्टिक जर्नल या लॉजिस्टिक जर्नल के बाद मटेरियल मास्टर, देन आप आ जाए बेसिक सेटिंग्स। Okay, here we have to maintain company codes for material management। अब यहाँ पे आपके पास एक लिस्ट आ रही होगी, आप क्या करोगे, क्लिक ऑन पोजीशन, न्यू कंपनी कोड IS01। Okay, here you just give your fiscal year 2025, posting period 08 अगस्त, एंटर। अच्छा, ये लास्ट टाइम भी मिलके पता था कि इसको जो है काइंडली अपना सेपरेट से रखें इसको। ओके, देन आप आ जाओ मटेरियल टाइप्स, देन डिफाइन एट्रीब्यूट्स ऑफ मटेरियल टाइप।
ओके, देखिए हमने क्या रिसीव करना है, हमने रॉ मटेरियल वो रॉ मटेरियल रिसीव करनी है, राइट। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि यहाँ पे मैंने एक रॉ मटेरियल क्रिएट किया हुआ है, आर ओ एच पोजिशन आर ओ स्टैंड। तो आप इसको सब ने यही यूज कर। अच्छा, फिर आप क्या करोगे, इसको सिलेक्ट किया, देन डबल क्लिक ऑन दिस। अब यहाँ पे आप क्लिक करो पोजीशन पे, क्लिक अगेन, गिव योर वेरिएशन एरिया जो कि आपका प्लांट ग्रोथ करते हैं, क्या था PLIS। ओके, तो यहाँ पे क्वांटिटी ऑपरेटिंग वेरिएबल ऑपरेटिंग दोनों के ऊपर टिक होना कम्प्लीमेंट्री है, उसको आप नीचे करें, बस का यहाँ पे टिक नहीं होता तो आप इसको टिक करें। अच्छा जी, उसके बाद आप इसको यहाँ पे क्लोज कर दो, देन आप आ जाए कंट्रोलिंग पे, मिस कंट्रोलिंग बन गया। देन आप आ जाए प्रोडक्ट कॉस्ट कंट्रोलिंग, एक्चुअल कॉस्ट, मटेरियल लेजर। यहाँ पे जो असल चीज़ है वो है मटेरियल लेजर, वी हैव टू एक्टिवेट मटेरियल लेजर। मटेरियल लेजर बेसिकली होता है कि जो भी आपका रॉ मटेरियल का आउटफ्लो इनफ्लो होगा, कंज्यूम होगी, या जो भी लेफ्ट ओवर होगा, उसको हम कहते हैं ये लेजर में उसका सारा का सारा उसकी अमाउंट, उसकी बैलेंस शो हो रही होती है। तो सबसे पहले आप ये देखिए असाइन मटेरियल लेजर टू रिलेशन टाइप्स, इस पर आप क्लिक करेंगे। देन पोजीशन PLIS, अब यहाँ पे हमारा ब्रांच शो नहीं हो रहा था, सो क्लिक ऑन न्यू एंट्री, गिव PLIS, कंपनी कोड ऑटोमेटिक आ जाएगी, और यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे 9000 जो कि स्टैंडर्ड 9000 के मटीरियल SCP का बाय डिफॉल्ट कोड एंटर, देखो आपका कंपनी कोड आ गया, एंटर एंड से एंटर। नाउ कम बैक, activate material ledger for evaluation area, activate material ledger position। सर ये जो कंसल्टेंट लेवल की ट्रेनिंग होती है, इसके अंदर एंट्रीज वगैरह नहीं करते हम? बहुत अच्छा सवाल किए आप। इसमें एंट्रीज कंसल्टेंट लेवल ट्रेनिंग में जो एंट्रीज होती है वो द सेक ऑफ होती है, सुपरविजन होती है, मतलब आप ये देखते हैं कि टेस्ट यू कैन से, अब जैसे कि हमने फर्स्ट जनरल एंट्री पोस्ट की, राइट। अगर आपके इस जी कैपिटल के जो जनरल एंट्री पोस्ट करने के लिए हमने बैक एंड के ऊपर कितने वर्किंग किए, यू नो। जी सर। तो इसी तरीके से कंसल्टेंट लेवल का काम ये होता है कि बैक एंड के ऊपर जितने भी पैरामीटर्स उसको इफेक्टिव तौर पर उसकी कॉन्फ़िगरेशन करना या उसको इंप्लीमेंट करना। सो वी आर डूइंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ FI विद ML, ये इसका पार्ट 1 है। सर ये जो सैप होता है, फिर ये टेस्ट डिफरेंट टाइप के कंडक्ट करता है, कंसल्टेंट का अलग होता है, एंट्री लेवल वाले का अलग होता है? बहुत अच्छा सवाल किया माशाल्लाह से। एंड यूजर का कोई SCP टेस्ट नहीं लेता ही नहीं। एंड यूजर का काम देखो, आपने जनरल एंट्री पोस्ट की, उसमें जी कितना सर, टाइम लगा आपको? 1 मिनट भी नहीं लगता सर। एग्जैक्टली, विद इन मिनट यू कैन पोस्ट जनरल एंट्री। And please tell me how much time you required to configuration in backend to post for your first generator. You सर require, ये तो एरर्स पे डिपेंड करता है, yeah, बल्कि आपकी exactly, किस्मत पे डिपेंड करता है। exactly. It's mean at least if you are a professional qualified consultant, you need at least 40 to 60 minutes, 1 hour. You need to make basic configurations of new company to post first generator.
Yes, sir. and after that you need hardly 1 minute to post generate this. So this is the big difference between end user and consultant level. Okay, Yes, sir. good point, very good point. Here we just put PLIS और यहाँ पे ये है ML एक्टिवेशन, मटेरियल एक्टिवेशन, और यहाँ पे प्राइस डिटर्मिनेशन आप दे दो इसको टू ट्रांजेक्शन टू एंड देन एंट्रेंस। आफ्टर एक्टिवेटिंग मटेरियल ये क्या है, लाइव डेटा मस्ट बी कन्वर्टेड। ओके, एंटर। ओके, I think necessary configuration we have completed. Now to front end and come to controlling. आप ये देखें, आपने देखा होगा कि जो जॉब्स आती है ना उसमें लिखा होता है कि FICO यानी कि फीको या फाइको जो भी आप उसको नाम कह दो, तो एग्जाम आपका जस्ट FI का होता है। अगर प्रोफेशनलिज्म देखा जाए जो SCP का स्टैंडर्ड है उसमें कंट्रोलिंग का जरा भी पार्ट नहीं। देखिए इंडस्ट्री में जब आप जाते हैं वहां पे आपको कंट्रोलिंग पे भी कमांड होनी चाहिए। अंडरस्टूड? ये मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में भी अप्लाई करूंगा, पर क्या आपको मैं कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। लुक एट दिस। अब ये देखें जॉब है असिस्टेंट मैनेजर SCP फीको, तो वो आपसे क्या कह रहे हैं, कॉन्फ़िगर SCP S/4HANA फीको मॉड्यूल बेस्ड ऑन बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, जो कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसी के ऊपर काम कर रहे हैं। Then implement and maintain SAP FICO functionalities, including general ledger. We just completed general ledger topic. Okay. Now we have जी started with सर। accounts payable, and after that we will complete accounts payable, asset accounting, and ये asset accounting जो है यहाँ तक आपका financial accounting कम्प्लीट हो जाता है। अब वो कह रहे हैं कि अच्छा कॉस्ट अकाउंटिंग सेंटर, प्रॉफिट अकाउंटिंग सेंटर, ग्रुप ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस एंड इंटरनल ऑडिट, ये तमाम जो टॉपिक्स है ना ये सर, तो कंट्रोलिंग के हैं। अच्छा अच्छा, और ठीक है सर। और ये देखिए, collaborate with business stakeholders to gather requirements and design solutions that align with business goals, conduct system testing, user training, conduct system testing, ये क्या है, conduct system testing। तो अब देखो आपने एंट्री पोस्ट की, तो ये क्या है आपका एक सिस्टम टेस्टिंग की एंट्री ठीक पोस्ट होगी। यूजर ट्रेनिंग, एज ए कंसल्टेंट आप जो वहाँ पे होंगे ना, मतलब कि जूनियर अकाउंटेंट जो वहाँ पे जो एंड यूजर के काम करेंगे, आप उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी है। उस ट्रेनिंग के लिए अच्छा आपको एंड यूजर के ऊपर कमांड होनी चाहिए। ओके, जी सर। अच्छा, देन क्या लिखा हुआ है, एंड सपोर्ट एंड यूजर्स, और आपने उनको सपोर्ट करना एंड यूजर को ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन फेसेस। जब आप SAP को इम्प्लीमेंट कर रहे हो और आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन फेसेस यू हैव टू सपोर्ट एंड यूजर्स। अंडरस्टूड? यस सर। जैसे कि आपने एक एंट्री पोस्ट की, उसमें एरर आ जाता है, तो एंड यूजर का काम नहीं क्या, मतलब कि उसको ठीक करे, तो फिर किसका काम होगा, कंसल्टेंट का काम होगा। एज ए कंसल्टेंट इट विल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रेक्टिफाई टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर एरर। अंडरस्टूड? यस सर। देन प्रोवाइड एक्सपर्टीज इन ट्रबल शूटिंग इन एरर्स, जो कि अभी हमने लास्ट टाइम फेस किए थे, रिजॉल्विंग इश्यूज एंड ऑप्टिमाइजिंग SAP FICO प्रोसेस। तो अभी जो मैंने बात की ना यहाँ पे, ये वही बात वो यहाँ पे उसने मेंशन कर दी। अच्छा, नेक्स्ट है असिस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेनिंग मटेरियल्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू SAP S/4HANA। तो ये यहाँ पे आपने देख लिया। तो अब ये देखो कि अभी हम यहाँ पे जो भी वर्किंग कर रहे हैं तो उसमें FICO शामिल है या नहीं है, बिल्कुल शामिल है। अब देख लें यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, कंट्रोलिंग, देन प्रोडक्ट कॉस्ट कंट्रोलिंग, देन आप आ जाए एक्चुअल कॉस्टिंग मटेरियल लेजर, देन आप आ जाए इन्वायरमेंट, अच्छा, देन आप आ जाए प्रोडक्शन स्टार्टअप, देन आप आ जाए सेट वैल्यूएशन एरिया एज प्रोडक्टिव प्लांट PLIS, एंटर कर दो। अब आप इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करें, देन इसको कंफर्म कर दो, देन इसको ओके कर दो।
अच्छा, शेड्यूल। अब आप टेस्ट रन को अनटिक कर दो, देन आप इसको एग्जीक्यूट करें। अच्छा, ओके कर दी। अब दोनों का अनटिक कर दो, फिर इसको एग्जीक्यूट करें। ओके, अब आप क्या करें, टेस्ट रन और इसको फिर एग्जीक्यूट करें। आप दोनों को टिक करके फिर इसको एग्जीक्यूट करो। ओके, ऑलरेडी प्रोडक्टिव। यहाँ तक हमने जो अभी जो वर्किंग की उसको हमने कंप्लीट कर दी। अच्छा, अब आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि एग्जाम के अंदर कंट्रोल का एक भी पार्ट नहीं। वो कैसे? लेट मी शो यू। ओके, ये है आपका एसएपी फिनिश अकाउंटिंग प्राइवेट कंपटीशन। तो ये इसके टॉपिक्स है जो एग्जाम में आएंगे। सबसे पहले क्या है, मैनेजिंग को क्लीन को लेस देन 10%, ओवरव्यू एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ एसएपी, जो कि अभी हमने इसको कंप्लीट किया। जनरल एज अकाउंटिंग 11 to 20%, अकाउंट्स पेबल रिसीवेबल 11 to 20%, एसेट अकाउंटिंग 11 to 20%, फाइनेंशियल क्लोजिंग 11 to 20%, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसेस इंटीग्रेशन लेस देन 10%। ये इसके टॉपिक्स हैं। अब मुझे यहाँ पर ये बताइए, यहाँ पे कंट्रोलिंग कहाँ पे इन्वॉल्व है? कहीं पे है कंट्रोलिंग? नहीं है सर। एग्जैक्ट, यहाँ पे कंट्रोलिंग नहीं है। लेकिन इंडस्ट्री की अगर बात करें तो इंडस्ट्री आपसे क्या पूछ रही है? यू मस्ट हैव क्या कह रहे हैं, फीको। ओके, और यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एसएपी सर्टिफाइड इन एफआई। सर्टिफिकेशन आपके एफआई में हो जाए, लेकिन आपको जो अच्छा है तो सर मेरे फीको में दोनों जो मॉड्यूल्स के ऊपर होनी चाहिए एक्सपर्टीज। अंडरस्टूड? तो इस वजह से मेरा सर जो जो टेस्ट कंसेप्ट, दूंगा उसमें कंट्रोलिंग नहीं होगी यानी। एग्जैक्टली जो आप टेस्ट देंगे ना इंशाल्लाह एसएपी के जो एग्जाम होगा उसमें कंट्रोलिंग का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। लेकिन इंडस्ट्री में आपको कंट्रोलिंग के ऊपर एक्सपर्टीज होनी चाहिए, ये बात याद रखिएगा। और मजे की बात आपको बताऊं, कंट्रोलिंग का एक अलग मॉड्यूल है, ये देखिए। सर आपकी आवाज कट रही है। इंडस्ट्री में जो है, सॉरी एससीपी का जो कंपनी का एक अलग मॉड्यूल है। ये क्या है? ये आ गया मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अच्छा, अब यहाँ पे इसके जो टॉपिक्स हैं वो ज़रा देख लें। मैनेजिंग क्लिंग तो है, कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग, इंटरनल ऑर्डर्स, कॉस्ट प्लानिंग, कॉस्ट ऑब्जेक्ट कंट्रोलिंग, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। ये देखिए, ये सब किस में आ रहे हैं आपके? रिपोर्टिंग। ये किस में आ रहे हैं आपके? कंट्रोलिंग में आ रहे हैं। और ये इसका कंट्रोलिंग का वो है आपका, ये देखिए कंट्रोलिंग का, ये कंट्रोलिंग मॉड्यूल है। ये देखिए, ये ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। ओके, ऑफिशियली एससीपी एफआईएफ में कंट्रोलिंग शामिल नहीं, लेकिन इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है उसमें आपको कंट्रोलिंग के ऊपर एक्सपर्टीज होनी चाहिए। अंडरस्टूड? अच्छा, तो यस सर। तो अच्छा, ये था इंटीग्रेशन ऑफ एफआई विद एमएम, इसका पार्ट 1। पार्ट 2 के लिए हम एक नया लेक्चर में लेके आएंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और काफ़ी टेक्निकल है। इंशाल्लाह उसको भी हम सॉल्व करेंगे। और उससे पहले एक और चीज़ ये है कि एक और आज का एक लेक्चर होगा, एक न्यू टॉपिक होगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ने जब जॉब के लिए अप्लाई किया तो उनको एक प्रॉब्लम फेस हुई, तो मैंने उनको बोला कि आप ये लेक्चर मैं आपके लिए स्पेशल डिज़ाइन करूँगा, डिलीवर करूँगा। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एससीपी प्रोजेक्ट्स। देखें, हर जगह पे तो आपने न्यू कंपनी में तो नहीं एससीपी को इम्प्लीमेंट कर देना। जहाँ पे एससीपी ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुके तो वहाँ पर कैसे काम करेंगे वो उसका काम होगा।
तो एनीवे आज आप इसकी प्रैक्टिस करें, और जो प्रीवियस जो असाइनमेंट है, जो लेक्चर नंबर 8 में जो मैंने आपको असाइनमेंट दी थी, आप उसको कंप्लीट करके फिर मुझे अपनी प्रेजेंट कर दें। ओके, इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 हम नेक्स्ट लेक्चर में डिलीवर करेंगे। थैंक यू।